गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम कर रहे थे ऑर्गेनोजेनेसिस एंड ग्रोथ और हमने ऑर्गेनोजेनेसिस जो है उसको कंप्लीट किया था। आज अपन बात करेंगे ग्रोथ की। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आप लोगों का यानी कि बीएससी पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को जूलॉजी का पेपर 3 डिस्कस कर रही हूँ। और इस पेपर 3 के अंदर जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसकी 2nd यूनिट हम लोग पिछले कुछ लेक्चर से कर रहे हैं। तो अब हम आज शुरू करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म और apoplasmatic substances which results in a net increase in size of an animal or its parts is described as growth। यानी कि प्रोटोप्लाज्म या एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस की सिंथेसिस जिसकी वजह से किसी भी एनिमल के या इसके किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर एक इंक्रीज होता है तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। In this definition, protoplasm includes both the cytoplasm and apoplasmatic substances. They are those substances which are formed by cells and are constituent parts of an animal tissues, like the fibers of connective tissue and the matrix of cartilage and bones, etc. यानी कि एपोप्लाज्मेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एनिमल टिश्यू का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट बनाते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर फाइबर्स होते हैं और कार्टिलेज और बोन के अंदर मैट्रिक्स होते हैं। दो सब्सटेंसेस दे फॉर्म्ड बाय सेल्स, they are not included in the growth process, which are removed or excreted out of the animal body, like the secretions of digestive glands or the cutaneous glands, and those substances which are stored in the body as reserve food, like the storage of fat globules in the cells of adipose tissues, etc. यानी कि ग्रोथ के अंदर कौन से सब्सटेंसेस इंक्लूड नहीं किए गए हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कोशिका के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, कोशिका खुद उनको बनाती हो, ये सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ग्रोथ जो है उसको नहीं करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के सिक्रीशंस या क्यूटेनियस ग्लैंड्स के सिक्रीशन। इनको इसके अलावा ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बॉडी के अंदर स्टोर किए जाते हों, जैसे रिजर्व फूड, लाइक स्टोरेज ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इन एडिपोज टिश्यूज़, ये सभी जो हैं वो ग्रोथ के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। सिमिलरली इनटेक ऑफ वाटर इनटू बॉडी or ingestion of food prior to its digestion in the alimentary canal, which may cause an increase in weight of an animal, they are also excluded from the definition of growth। यानी कि हम जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं जिसकी वजह से टेम्परेरली हमारी बॉडी के अंदर वेट में इंक्रीज होता है, यह भी ग्रोथ के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ग्रोथ इज इन एन ऑर्गेनिज्म इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द proportionate rate of increase in anabolic or synthetic processes in relation to the catabolic or destructive processes। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनाबॉलिक या सिंथेसिस जो प्रोसेस होते हैं उनके कंपैरिजन में, उनके रिलेशन में जो कैटाबॉलिक या डिस्ट्रक्टिव जो प्रोसेस होते हैं उनका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है जो वो उसकी प्रोपोर्शनल रेट जो है वो ग्रोथ कहलाती है। इफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन अकर्स एट द सेम रेट देन देयर डज नॉट अकर एनी क्वांटम इंक्रीज इन द ऑर्गेनिज्म, दैट इज ग्रोथ विल नॉट टेक्स प्लेस। यानी कि यदि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो है वो सेम रेट पर हों तो ग्रोथ नहीं होती है। इन सर्टेन कंडीशन समटाइम्स द डिग्रेडेशन इज मच मोर दैन सिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग prolonged inanition, in the absence of food material, synthesis is not possible. However, for necessary energy requirements of the body, catabolic processes like oxidation etc. continue to takes place। यानी कि जब फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो ऐसे में सिंथेसिस जो है वो पॉसिबल नहीं होती है, बल्कि में बॉडी की जो
आवश्यकताएं, जो नेसेसरी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए जो बॉडी में स्टोर्ड फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में ग्रोथ जो है वो नहीं होती है, नेगेटिव ग्रोथ होती है। इन सच अ सिचुएशन आफ्टर द यूटिलाइजेशन अल्टीमेट exhaustion of the stored food reserves like fat from fatty tissues, then the obtaining more energy, the protoplasmic protein is used. As a result, the quantity of the living substance is reduced. This state is referred to as degrowth. यानी कि डीग्रोथ क्या होता है? डीग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ से अपोजिट। बॉडी को यदि फूड मटेरियल नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे में बॉडी अपनी जो प्राइमरी आवश्यकता है उनको पूरी करने के लिए जो स्टोर्ड सब्सटेंसेस होते हैं उनका यूटिलाइजेशन करती है, और इनका यूटिलाइजेशन की वजह से जो ग्रोथ जो है वो डी ग्रोथ कहलाती है। ब्रॉडली हम यदि बात करें तो ग्रोथ को दो तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, एक तो सेलुलर ग्रोथ और दूसरा ऑर्गेनिज्मिक ग्रोथ। सेलुलर ग्रोथ क्या होता है? In multicellular organisms, growth is an exceedingly important event which is brought about a result of growth in individual cells. Thus, knowledge of mechanism of cellular growth is considered of primary importance. However, size of cell is extremely small and therefore it is very difficult to measure the growth of individual cells of a tissue. But measurement of growth which occurs between two mitotic division in individual cells, it has been attempted by examining unicellular protozoan organisms जो हैं उनके अंदर इसको स्टडी करना पॉसिबल हुआ है। The increase in body length which occurs between two mitosis has been measured in the members of the protozoan groups Infusaria. Likewise, growth in spherical helizon actinophores has been estimated by measuring its diameter. Although estimation of weight of individual cells, it is much more difficult. With an extremely sophisticated and sensitive techniques, the weight measurements of an individual amoeba it has been obtained. All these studies confirm that the fact that in one-celled organism, growth it occurs very rapidly immediately after cell division and thereafter it declines. यानी कि जो सिंगल सेल्ड वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होती है उनके अंदर ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है सेल डिवीजन के बाद में, और उसके तुरंत बाद जो है ये धीरे धीरे कम होने लगती है। Although all estimations of growth it has been obtained from unicellular organisms, it is generally accepted that individual cells of multicellular organisms also exhibit a similar pattern of growth. सेकेंड हम आते हैं ऑर्गेनिज्मिक ग्रोथ। अभी तक हमने कोशिका की ग्रोथ की बात की, अब अपन करते हैं ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की बात। Although growth among metazoan organism is dependent on the growth of its cells, it is also observed that a direct relationship between cell growth and the overall growth of organism. कोशिका की ग्रोथ और ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल ग्रोथ जो है उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो कंसिडर किया है। It is not present since this relation appears to be somewhat complex. If conditions for growth and reproduction they are suitable, then organismal cells continue to divide normally through regular growth and mitosis. As a consequence, a continuous increase in cell population takes place. This increase is referred to as exponential growth. जो cells की population में जो continuous इंक्रीज होता है उसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इट इज ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, यूनिसेल्युलर प्लांट्स एटसेट्रा ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। द फिनोमेना ऑफ exponential growth is also applicable to the increase in population of metazoan animals if availability of food and space is unlimited. However, in nature the concept of exponential growth can never be fully applied because ideal conditions of food and space they are not always present. Consequently, the number of individuals in organismal population is never unlimited but is confined within a
गिवन लिमिट। यानी कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो कोई बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं होती है, क्योंकि हमेशा जो फूड की अवेलेबिलिटी या स्पेस की अवेलेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम मतलब रेगुलर नहीं होती है, अनलिमिटेड नहीं होता है। तो ऐसे में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसके ऊपर चेक लग जाता है और जो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो हमेशा रहती है कंट्रोल के अंदर। सिमिलरली इट इज़ पॉसिबल टू इंड्यूस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन टिश्यू सेल्स बाय प्रोवाइडिंग देम सुटेबल न्यूट्रिएंट्स इन लेबोरेटरी कल्चर। लेबोरेटरी कल्चर में हम ये कर सकते हैं कि हम जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रोवाइड करते रहें टिश्यू सेल्स को, तो ऐसे में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है उसको हम एक तरह से मेंटेन कर सकते हैं। हाउएवर इन मल्टीसेल्युलर एनिमल्स द सेल्स दे आर प्रेजेंट इन एन entirely different situation which not only affect their growth but also conditions of growth of the organism itself. In this context, growth of a metazoan organism through growth of its cell, it is related to the following three basic mechanism. यानी कि जो मेटाजोन ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि हमेशा कंडीशंस जो होती हैं वो हमेशा सुटेबल नहीं होती हैं। तो ऐसे में ग्रोथ जो होती है उसकी मैकेनिज्म जो है, बेसिक मैकेनिज्म जो है वो ऑक्सीडेटिव ग्रोथ हो सकता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ हो सकता है या फिर एक्रीशनल ग्रोथ हो सकता है। ऑक्सीडेटिव ग्रोथ, द ग्रोथ इन इंडिविजुअल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म by which an increase in the size of the organism occurs is referred as auxetic growth. ये क्या होती है? जब सेल की ग्रोथ के साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ भी होती है। इट इज़ एन अनयूजुअल काइंड ऑफ ग्रोथ विच इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड ओनली इन नीमेटोड्स, रोटिफर्स एंड द ट्यूनिकेट्स लार्वेसिया. For example, in members of nematodes, cell division stops at a given phase of embryonic development, and as a result in the fully developed adult nematodes the number of cells remains the same when it hatches from the egg case. यानी कि इनमें क्या होता है, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर के सेल डिवीज़न जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो इसलिए सेल का नंबर जो होता है जब हैचिंग होती है उस समय सेम ही रहता है। दस द एंटायर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ए नीमेटोड कंटेन्स ओनली 3 cells. Although stoppage of cell division limits the number of cells of an organism, but the cell which are present undergo individual growth in size and volume, thereby also causing growth of the individual itself. यानी कि इसमें क्या होता है कि सेल का नंबर जो है वो तो सेल डिवीज़न के ऊपर कंट्रोल होने की वजह से स्टॉप हो जाता है, लेकिन जो कोशिका है वो इटसेल्फ अपने साइज़ के अंदर और वॉल्यूम के अंदर बढ़ती रहती है। इसकी वजह से इंडिविजुअल जो है उसकी ग्रोथ जो है वो भी होती है। सेकंड है मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, द ग्रोथ इन बॉडी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ obtained as a consequence of increase in the number of constituent cells. It is referred to as multiplicative growth. The increase in number of cells, it occurs as a result of cell division, where the average size of individual cells remains the same. This type of growth generally occurs in growth of embryos. एम्ब्रियोनिक ग्रोथ में हमने स्टडी की थी कि किस तरीके से जायगोट जो है उससे ब्लास्टुला और गैस्ट्रुलेशन होता है। तो ऐसे में हमने देखा था कि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, लेकिन जो साइज़ जो है एम्ब्रियो का वो एज इट इज़ रहता है। इस टाइप का जो ग्रोथ होती है उसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स के द्वारा ये ग्रोथ होती है। थर्ड इज accretional growth. In this type, the body growth of an organism, it occurs as a result of activities of specific cells. स्पेसिफिक सेल्स की एक्टिविटीज़ की वजह से जो ग्रोथ होती है उसको इस प्रकार की ग्रोथ के अंदर इंक्लूड किया गया है। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज रेफर्ड टू एज एक्रीशनल ग्रोथ. इन दिस ग्रोथ प्रोसेस सम सेल्स रिटेन द कैपेसिटी to divide, while in other cells the ability to multiply is lost. Those cells in which the ability to divide is lost, they are differentiated cells of the body. Cells where the ability of cells is retained, they are reserve cells.
which as per need replace old and inactive cells of the body। यानी कि इस तरीके के जो ग्रोथ होती है इसमें क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होती हैं रिजर्व सेल की तरह काम करती हैं, और ये रिजर्व सेल्स जो होते हैं उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी जो है वो रिटेन रहती है, और ये जो कैपेसिटी होती है वो ओल्ड और इनएक्टिव सेल्स को रिप्लेस करने में काम में आती है। Thus the dividing cells, they are also referred to as undifferentiated cells because they are structurally and functionally unspecialized. The undifferentiated multiplicative cells, they are in a peculiar state of differentiation because generally these cells, they are capable of differentiating into only a particular functional variety of cells. This type of accretional growth can be exemplified by the epidermis of terrestrial vertebrates. The cells of the outer layers of epidermis neither divide nor undergo growth. Their cytoplasm becomes keratinized to form a protective layer for the surface of skin. The keratinized cells are not ideal living cells and are constantly shed off from the skin. However, the cells of the innermost generative or Malpighian layer of the epidermis do not undergo keratinization, and they also possess the property to divide, and as a result these cells regularly and constantly replace the outer cells of skin. इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि ऐसी एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं उनकी जो बाहर की जो एपिडर्मिस होती है वो केराटिनाइज हो जाती है, और केराटिनाइजेशन के बाद ये एक लिविंग सेल नहीं रहती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं वो बार बार शेड ऑफ होती रहती हैं, यानी कि जो है एक तरह से स्किन से बाहर की तरफ निकलती रहती हैं। ये इन कोशिकाओं को रिप्लेस करने के लिए जो एपिडर्मिस के अंदर की तरफ की जो माल्पीजियन लेयर होती है या जनरेटिव लेयर होती है ये बार बार डिवाइड होती है, और ये बाहर की कोशिकाएं जो हैं उनको रिप्लेस कर देती हैं। तो ये जो ग्रोथ होती है इस टाइप की ग्रोथ को अपन बोलते हैं एक्रीशनल ग्रोथ। अब हम आते हैं रेट ऑफ ग्रोथ या एलोमेट्रिक ग्रोथ। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ एन एनिमल एम्ब्रियो इट इज़ नॉट सिमिलर। सम रीजन्स दे अंडरगो a relatively rapid growth while in other the rate of growth it is comparatively very slow। यानी कि ग्रोथ जो होती है डिपेंड करती है कि कौन से रीजन के अंदर हो रही है। कुछ रीजन्स के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन दूसरे में कंपैरेटिवली स्लो ग्रोथ होती है। एज अ रिजल्ट द मेजरमेंट रेशियो कंटिन्यूअस टू चेंज अलॉन्ग विथ ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द नर्वस सिस्टम and sense organs, particularly among vertebrates, it is extremely slow, with the result their relative ratio progressively declines during embryonic development। क्योंकि इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम की या सेंस ऑर्गन्स की कोशिकाएं जो होती हैं बहुत धीमी गति से इनके अंदर ग्रोथ होती है। इसकी वजह से इनका जो रिलेटिव जो रेशो होता है प्रोग्रेसिवली जो ग्रोथ का जो रेशो होता है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जाता है। सिमिलरली द हेड ऑफ एन अर्ली एम्ब्रियो ऑफ द चिक इट इज proportionately large and is almost equal in size to the rest of the body, but in the adult the head becomes relatively very small in comparison to the rest of the body. Such type of unequal growth in animal it is referred to as एलोमेट्रिक ग्रोथ। यानी कि जो चिक के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसमें स्टार्ट पे हम शुरू में देखते हैं कि जो हेड रीजन जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और लगभग जो है बची हुई बॉडी का जो रीजन होता है उसके इक्विवेलेंट ही होता है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर ग्रोथ होती है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, हेड जो है वो काफ़ी छोटा रह जाता है, जबकि रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है वो ग्रोथ के अंदर इंक्रीज हो जाती है। इस टाइप का जो अनइक्वल ग्रोथ होती है एनिमल में इसको एलोमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। सो स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनोजेनेसिस एंड ग्रोथ। थैंक